हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। हमारे साथ सुनील जाखड़ साहब जुड़ गए हैं, जो कि अध्यक्ष है पंजाब कांग्रेस के। हमारे साथ सुधांशु त्रिवेदी जी हैं, जो कि प्रवक्ता हैं बीजेपी के। हमारे साथ राघव चड्ढा हैं, जो कि आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता और विधायक भी हैं। और डॉक्टर रोमेल टिक्कू, एसोसिएट डायरेक्टर हैं मैक्स हॉस्पिटल के। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले सुधांशु जी, मैं आपसे जानना चाहूंगी, सुधांशु जी, क्या रिलैक्सेशन जिसका वादा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया था कि 20 तारीख से मिलना शुरू हो जाएगा, कई राज्यों ने ऐलान कर दिया है। दिल्ली में कहा गया है नो, इट इज नॉट गोइंग टू हैपन। हम क्या अभी उस मुकाम पर खड़े हैं जहां पर रिलैक्सेशन दे सकते हैं? देखिए, अभी जो स्थिति है उसके ऊपर सरकार पूरी सतर्कता से नजर रखे हुए है, परंतु कुछ ऐसी आवश्यक गतिविधियां थी जिनके लिए कल से सरकार ने अनुमति देने की व्यवस्था की है। आपका बहुत लंबे समय तक उसे काट। सुधांशु जी, ऑडियो में कुछ दिक्कत आ रही है, एक बार फिर कोशिश कीजिए। हाँ जी, अब आवाज आ रही है? हाँ, अभी बेहतर है। बीच में आवाज गायब हो जाती है। इको भी कर रही है। वो मैं ठीक करने की कोशिश करती हूँ सुधांशु जी। ये आजकल का सबसे बड़ा हमारी दिक्कत है, ये सबसे बड़ी दिक्कत है। मोबाइल फोन से आप सबसे जुड़ना सबसे बड़ी प्रॉब्लम है आजकल। लेकिन उसके बावजूद सुधांशु जी, मेरा ये कहना है कि जैसे फसल खेतों में खड़ी है, अब यदि एक समय से अधिक फसल खड़ी रही तो फसल नष्ट होने लगेगी। एक समस्या ये होगी, किसान के लिए समस्या होगी। इधर हमें लंबे समय तक खाद्यान्न आपूर्ति भी सुनिश्चित करनी है, यानी सप्लाई चेन जो फूड एलिमेंट्स की है वो भी इंश्योर करके रखनी है। तो आवश्यक है कि इस समय कोई ना कोई व्यवस्था निकाली जाए। तो सरकार ने उन सारी बातों पर ध्यान रखा है। हाँ, एक बात जरूर है कि अभी जिस प्रकार की गति है, इससे मुझे ऐसा लगता है कि कोई बहुत अधिक छूट देना संभव नहीं हो सकता है। और यह निर्भर करेगा कि 3 मई तक हम कितनी कड़ाई के साथ, जैसे अभी आप प्रमोद सावंत जी से बात कर रही थी, तो आपने जो टफ कहा था ना, मुझे हिंदी में कहूंगा निष्ठुरता के साथ, यदि हम इस लॉकडाउन का पालन कर पाएंगे तो हम ये माने कि 3 मई तक हम स्थितियों पर इतना प्रभावी नियंत्रण ला पाएंगे कि उसके बाद कुछ छूट दी जा सकती है। यदि हमने लापरवाही बरती तो फिर स्थिति जो नियंत्रित होने की संभावना है वैसा नहीं हो पाएगा। फिर क्या होगा वो एक अलग बात। मैं इसी बात को लेकर तो थोड़ा सा फिक्रमंद हूँ सुधांशु जी, कि हमें इकोनॉमी भी देखनी है, हमें सारी चीज़ों को वापस ट्रैक पर भी लाना है। लेकिन अगर उस तरफ हमने थोड़ा जोर दिया तो यहाँ ये कोरोना वायरस जो है वो और ज्यादा ताकतवर हो जाएगा। डॉक्टर रोमेल, आप मुझसे अग्री करते हैं? मेरी फिक्र बस इस बात को लेकर है कि दोनों जहान रखने के चक्कर में ऐसा ना हो कि हम बुरे दौर से और गुजरने लगे, क्योंकि इस वक्त हिंदुस्तान बहुत बेहतर स्थिति में है बाकी से अगर तुलना करें तो। देखिए, बैलेंस तो मेंटेन करना ही होगा इकोनॉमी का। एट द सेम टाइम जितना हमें फायदा हुआ है लॉकडाउन से वो पूरा नुकसान ना हो जाए अगर अभी हमने छूट दे दी। और जैसे प्रधानमंत्री जी ने बोला है 3 तारीख तक तो बिल्कुल ही सोचना भी नहीं चाहिए हमें छूट के बारे में। और जैसे आज मुख्यमंत्री जी ने बताया है दिल्ली में कि बिल्कुल 1 हफ्ते तक नहीं होगी, तो वो बराबर है, मैं सहमत हूँ उससे। हमें बिल्कुल 100% इसका लागू करना है। अब आप दिल्ली को देखिए, पिछले 2-4 दिनों से कम हो रहे थे केसेस, पर कल 186 केस है। अब घबराने की बात यह है कि ये एसिम्प्टोमेटिक केसेस हैं, यानी ये साइलेंट स्प्रेडर्स हैं, इनको कोई लक्षण नहीं है बीमारी के, ये फैलाते जाएंगे और इनका कोई कांटेक्ट भी नहीं है निजामुद्दीन कांग्रेगेशन के साथ। तो ये एक बड़ा रिस्क है अभी दिल्ली में। मुझे लगता है इसको लेके तो हमें स्ट्रिंजेंटली फॉलो करना चाहिए गाइडलाइंस को, और एक्टिवली, जैसे कल 9 हॉटस्पॉट्स भी ऐड हुए हैं दिल्ली में, एग्रेसिवली टेस्ट करना चाहिए इन हॉटस्पॉट्स में। अब रैपिड किट्स भी आई हैं हमारे पास, सरकार ने दी हैं, तो रैंडमली उधर टेस्ट करना चाहिए, ब्लड टेस्ट हो, पीसीआर टेस्ट हो, एग्रेसिवली सर्वेलेंस करनी है हमें इस टाइम पे। एक भी केस हमारा पूरा काम खराब कर सकता है इस टाइम पे। एक भी केस इस टाइम पे तो लॉकडाउन बंद करने का तो सोचना ही नहीं। हाँ, और मुझे लगता है इसीलिए राघव चड्ढा बहस में आने चाहिए। राघव चड्ढा, सबसे पहले तो मैं सच में आपकी तारीफ करना चाहती हूँ और केजरीवाल सरकार की तारीफ करना चाहती हूँ कि कल आप इत्मीनान से और आराम से छूट दे सकते थे, लेकिन आपने एक स्ट्रांग फैसला लिया, एक कड़ा फैसला लिया, क्योंकि जो हालात इस वक्त दिल्ली में हैं वो किसी भी कीमत पर वो हरा सिग्नल नहीं देते हैं कि वी शुड गो अहेड रियायत के तौर पर। जी हाँ, दिल्ली में और दिल्ली की जनता को ये बताना अति आवश्यक है कि जो हालात दिल्ली में हैं वो गंभीर हैं।
पर उनसे लड़ा जा सकता है, जीता जा सकता है। आज माननीय मुख्यमंत्री जी ने अपनी प्रेस वार्ता में 3-4 अहम विषयों के बारे में आप सबको बताया। पहली चीज है अनुशासन। जहां जहां दिल्ली के अंदर कोरोना वायरस के केसेस आए जा रहे हैं, वहां पर हम उन्हें रेड जोन यानी कि कंटेनमेंट जोन बनाकर उस इलाके को सील कर रहे हैं। यदि उस इलाके को जिसको सील किया गया है उसमें जनता सरकार के आदेशों का पालन कर रही है और ऑपरेशन शील्ड पूर्णतः लागू हो रहा है, वहां पर किसी प्रकार की केसेस की बढ़ोतरी नहीं देखी जा रही है, वहां पर हम संक्रमण को रोकने में सफल हुए। लेकिन जहां पर जनता ने अनुशासनहीनता नजर आई, वहां पर देखा गया कि केसेस बढ़े। और कल जो आंकड़े हमारे सामने आए वो एक मैं कहूं मुख्यमंत्री जी ने बड़ी बेबाकी से कठोर शब्दों में जनता के सामने वो सारी चीजें रखी ताकि हमें इस पूरे बीमारी की गंभीरता से वो अवगत करा सकें कि कैसे कल 786 टेस्ट करने में 186 लोगों को संक्रमित पाया गया, यानी कि लगभग 25% लोग संक्रमित पाए गए, जो अपने आप में एक बहुत बड़ा फिगर है। और इससे भी बड़ी और डरावनी बात यह है कि 186 के 186 लोग जिनको संक्रमित पाया गया उनमें किसी प्रकार का बीमारी का लक्षण नहीं था, यानी कि वे देखने में और अपने हाव भाव से और अपनी रोजमर्रा के जीवन में बिल्कुल स्वस्थ थे, यानी कि उन्हें पता भी नहीं कि वो संक्रमित हो चुके हैं। तो वो एक प्रकार से इस बीमारी के कैरियर बन गए। एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक बीमारी पहुंचाने में इस प्रकार के बिना लक्षण वाले लोग सबसे ज्यादा खतरनाक हो जाते हैं। इसी के चलते सरकार ने यह अहम कदम उठाया है कि किसी प्रकार की कोई रिलैक्सेशन नहीं दी जाएगी। दिल्ली में मैं आपको बता दूं कि 11 जिले आते हैं, 11 के 11 जिले आज कहीं ना कहीं रेड जोन की चपेट में हैं। इसलिए यह अनिवार्य है कि दिल्ली वाले दिल्ली सरकार की, केंद्र सरकार की तमाम दी गई गाइडलाइंस, प्रोटोकॉल के कानून और लॉकडाउन के कानून का पालन करें। स्थिति अभी भी ऐसी है कि यदि आप और हम मिलकर इससे लड़ें, जैसे हम वायु प्रदूषण से हर साल लड़ते हैं, जैसे हम डेंगू से हर साल लड़ते हैं, हम इस पर नियंत्रण पा सकते हैं और कोरोना को हरा सकते हैं, बशर्ते हम सब इकट्ठे मिलजुल कर इससे लड़ें। और एक चीज मैं आपको और बता दूं, एक चीज और जो आज माननीय मुख्यमंत्री जी की प्रेस कॉन्फ्रेंस से निकल कर आई, रूबिका जी बस आधा मिनट और लूंगा। हाँ। देखिए, अन्य देशों ने गलती करी, मैं आपको बताना चाहूंगा। इटली में आज हालात इतने खराब हैं, न्यूयॉर्क सिटी में आज हालात इतने खराब हैं, वो इसलिए खराब है, आपको और हमें समझना चाहिए, वहां पर आईसीयू, वेंटिलेटर और अस्पताल हमारी दिल्ली और भारत के कई राज्यों से बेहतर है। वो तो बड़े बड़े विकसित देश हैं, लेकिन वहां पर हालात इसलिए खराब हुए क्योंकि वहां पर सरकारों ने लॉकडाउन लगाने में चूक कर दी। बहुत बाद में लॉकडाउन लगाया गया और लॉकडाउन जब लगाया गया तो लॉकडाउन का पालन नहीं हुआ। हमारे भारत देश में लॉकडाउन सही समय पर लगाया गया, हमारे देश में बीमारी बहुत बाद में आई। नहीं, तो लेकिन अन्य देशों की विफलता से हम सीख ले चुके हैं। अब हम एक ऐसे दौर में पहुंच गए हैं जहां पर फैसला लेना होगा, जैसे दिल्ली ने फैसला लिया है। सुनील जाखड़ साहब भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जो कि पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष है। सुनील साहब, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, आज सुबह ही खबर आई थी कि मोहाली में एक ही परिवार के कुछ 4 लोग हैं जो कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। ऐसे में पंजाब सरकार ने क्या सोचा हुआ है? क्या रियायतें दी जाएंगी या फिर आप भी 13 दिन और इंतजार कर सकते हैं और उसके बाद फैसला लिया जाएगा? रूबिका जी, ये फैसला लिया जाना या किसी की मंशा पे नहीं बल्कि वास्तविकता के ऊपर आधारित होगा। Absolutely. और मैं समझता हूं कि जिसका काम उसी को साजे। जैसे डॉक्टर साहब हमारे पास मैक से बैठे हैं, उसी तरह हमारे पंजाब के मुख्यमंत्री साहब को असिस्ट करने के लिए पीजीआई के फॉर्मर डायरेक्टर्स और मेडिकल स्पेशलिस्ट और जो मैथमेटिकल मॉडल्स डेवलप कर रहे हैं, किस किस्म की प्रोग्रेशन जो है इन्फेक्शन की, उसको सारों को मॉनिटर करके ये फैसला लिया जाएगा। क्योंकि ये बड़ा, बिल्कुल आपने जिस तरह का बड़ा कठिन फैसला है कि एक तरफ गरीबों के लिए आज चॉइस ज्यादा नहीं है, वो या भूख से मरने के कगार पे खड़े हैं या कोविड से मरने के कगार पे खड़े हैं। परंतु सरकार को इन सभी बातों को ध्यान में रख के जो भी फैसला लें, जिस किस्म से लिमिटेड रिस्ट्रिक्शन ईज आउट की जाए, लिमिटेड जो स्ट्रेटेजिक इंडस्ट्रीज हैं उनको ओपन करने के लिए। रूबिका जी, मेरा मानना है, एक पुराने समय में सड़कों के ऊपर लगा होता था जिसपे लिखा होता था कि सावधानी हटी दुर्घटना घटी। सावधानी से बड़ा आज के दिन कोई हथियार नहीं है। मैं सावंत जी को भी मुबारकबाद देना चाहता हूं, परंतु उसके साथ ही वर्ड ऑफ कॉशन
हम आश्वस्त नहीं हो सकते, वी कैन नॉट सिट बैक, बिकॉज जैसे उन्होंने आंकड़े बताए 800 के करीब टेस्ट हुए हैं। हाँ। तो ये टेस्ट कुछ भी नहीं बता, दे डोंट रियली मीन एनीथिंग, डजंट सिग्निफाई एनीथिंग। अभी राघव चड्ढा जी बता रहे थे कि जितने केसेस यहाँ हुए हैं, जो आज भी पेपर में था, 75% जो पॉजिटिव केसेस आज निकल रहे हैं वो दे आर एसिम्प्टोमेटिक, तो उनको वो संक्रमण कर सकते हैं, दूसरे को इन्फेक्ट कर सकते हैं। इन बातों को देख के वी कैन नॉट सिट बैक कि हमारे इतने इन्फेक्शन केसेस आज दिल्ली में आ गए। मैं प्रभु के सामने यही प्रार्थना कर सकता हूं कि गोवा को जो आज हमने कहा कि दे आर कोरोना फ्री, वो उसी तरह रहे, बट ऑल इट टेक्स इज वन सिंगल पर्सन टू कम एंड स्टार्ट इट ऑल ओवर अगेन। सो सावधानी। और जो ये फैसला कि अब देखिए मास्क पहनना कंपल्सरी करना होगा, इट विल हैज टू बी ए कंपल्शन, बाहर निकलने के लिए, ना सिर्फ अपनी हिफाजत के लिए बल्कि दूसरों को बचाने के लिए। हाँ। और जिस तरह सावंत जी कह रहे थे कि प्रशासन का बहुत बड़ा रोल है, परंतु वहीं लोगों में इस बात की अवेयरनेस मैं समझता हूं नहीं है सर, अवेयरनेस नहीं है। हाँ, वो ये समझ नहीं पा रहे। देखिए सर, वो अभी प्रमोद सावंत जो हैं, जो बात उन्होंने कही और जो बात मुझे समझ में आई वो ये कि गोवा के लोगों ने भी उतना ही योगदान दिया जितना सरकार चाह रही थी, या प्रोबेबली उससे ज्यादा दिया। मैंने उनसे पूछा कि छोटा सा आपका राज्य हो सकता है आपके लिए आसान रहा हो, लेकिन ये बात मैं भूल गई कि वहां सबसे ज्यादा बाहर से टूरिस्ट आते हैं, और ये कोविड-19 अगर आया है तो ये टूरिस्ट ही लेकर आए हैं। राघव चड्ढा कुछ कह रहे हैं। जाखड़ साहब एक सेकंड आ रहे हैं। राघव चड्ढा, मैं थोड़ा सा आपकी, रूबिका जी, आपकी इस बात में थोड़ा सा अमेंडमेंट करना चाहूंगा। देखिए, ये बात अवश्य सत्य है कि गोवा के अंदर बहुत अंतर्राष्ट्रीय ट्रैवलर जाते हैं, दुनिया जहां से लोग आते हैं, वहां पर एक पूरी इंडस्ट्री है टूरिज्म की। लेकिन इसके साथ साथ ये भी बताना आवश्यक है कि दिल्ली, जो कि देश की राजधानी है, इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट वो एयरपोर्ट है जिसमें मैक्सिमम इंटरनेशनल ट्रैवलर्स का ट्रैफिक रहता है। मैक्सिमम लोग जब हमारे देश आते हैं तो दिल्ली आते हैं, और दिल्ली चाहे गोवा आए ना आए, दिल्ली अवश्य आते हैं। तो दिल्ली को अंतर्राष्ट्रीय ट्रैवलर्स की मार सहनी पड़ी, और ये बीमारी, जैसा कि आपने बिल्कुल सही बताया, ये कोई हमारे देश में उत्पन्न हुई बीमारी नहीं है। ये तो जो बाहर से अंतर्राष्ट्रीय पर्यटक आए, फॉरेनर्स आए, हमारे देश वाले जो बाहर गए थे वो घूम कर आए, उनके द्वारा ये बीमारी हिंदुस्तान में आई। और दूसरी चीज मैं बता दूं, मरकज का भी जो इंसिडेंट हुआ, और आपका चैनल लगातार उसको दिखाता रहा, मरकज भी दिल्ली में ही स्थित था, उसके भी एपिसेंटर जो था वो निजामुद्दीन में था। तो दिल्ली वालों को तो एडिशनल मार पड़ी है, चाहे अंतर्राष्ट्रीय पर्यटक हो या मरकज हो। इसलिए दिल्ली वालों के लिए सावधानी बेहद आवश्यक है। और जैसा कि झाकर साहब कह रहे थे, मैं उनकी बात में एक चीज जोड़ना चाहूंगा। उन्होंने कहा कि हमें सावधानी हट्टी दुर्घटना घटी की बात, अंग्रेजी में एक कहावत है और अक्सर बीमारियों के लिए उसे इस्तेमाल किया जाता है, जो कहते हैं प्रिकॉशन इज बेटर देन क्योर, यानी कि एहतियात इलाज से बेहतर है। इस केस में यह लागू नहीं होता है। इस केस में यह लागू होता है दैट प्रिकॉशन इज द ओनली क्योर, एहतियात ही एकमात्र इलाज है। अगर आप लोगों ने एहतियात किया, सरकारों के निर्देशों का पालन किया, तो ये बीमारी नहीं फैलेगी और हम सब इस बीमारी से जीत जाएंगे। लेकिन मैं ये कह रही हूं, और आज मेरा जो टॉपिक है वो यही है ना कि क्या रियायत कोरोना को दावत है। सुधांशु जी, मैं ये बात समझ सकती हूं कि हम लोग 1 महीना 21 दिन का लॉकडाउन झेल चुके थे, उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आए, उसके बाद की जो स्थिति थी वो ये बता रही थी कि लॉकडाउन ने हमें बहुत ज्यादा मदद की है। इनफैक्ट अभी भी वो स्थिति है कि लॉकडाउन ने हमें बहुत ज्यादा मदद की है। लेकिन अब आगे का रास्ता, वो बैलेंस मेरी बस एक ही फिक्र है कि वो बैलेंस मेंटेन करने के चक्कर में कहीं हम बुरी स्थिति में तो नहीं फंस जाएंगे सुधांशु जी, क्योंकि देखिए, हम रूल्स एंड रेगुलेशंस बना सकते हैं, लेकिन क्या उनका पालन किया जाएगा वो कौन देखेगा। आज भी देखिए, मेरठ में घूम रहे, चूड़ियां खरीदी जा रही है सुधांशु जी, चूड़ियां खरीदी जा रही है। देखिए, जो बात राघव ने कही, ये मेरा इको हो रहा है, जरा फिर ठीक करवा दीजिए। हाँ प्लीज सुधांशु जी की आवाज ठीक है। बात कही, मैं उसी बात को आगे बढ़ाते हुए कहता हूं, देखिए प्रमोद सावंत जी आपके अभी साथ जो बोल रहे थे, उन्होंने क्या कहा कि उनकी जनता का वहां पर भरपूर सहयोग मिला। जो कुछ सरकार ने, प्रशासनिक अधिकारियों ने निर्णय लिया, उसको पूरी ईमानदारी से जनता ने स्वीकार किया। आप ध्यान करिए, गोवा में एक भी ऐसी घटना नहीं आई जहां जांच करने वालों से किसी भी प्रकार का प्रतिरोध किया गया हो। हमला करना हो वो अलग बात है। तो जिन राज्यों में यह स्थिति बनी रहे कि जांच करवाने वालों को अवॉइड करना, तो एक अलग बात है। जांच करने आई टीम के ऊपर आक्रमण करना, उनके ऊपर कातिला हमला करना,
तो वहां पर जागरूकता का स्तर क्या होगा इसकी आसानी से अंदाजा लगाया जा सकता है। ये जरा इको ठीक करवा दीजिएगा, लगातार इको कर रहा है। तो देखिए ये सहज अंदाजा लगाया जा सकता है। और जैसा कि अभी राघव ने कहा कि मरकज का भी केंद्र दिल्ली था, तो दिल्ली के ऊपर एक और एडिशनल मार पड़ गई। तो जब तक जनता में यह जागरूकता नहीं होगी कि एकमात्र रास्ता लॉकडाउन है और जांच करने वाली टीम, डॉक्टरों की टीम को पूर्ण सहयोग देना है, जब तक हमारे मन की मनोवृत्ति नहीं रहेगी तो इसका समाधान कैसे निकल सकता है। और एक बात और समझनी चाहिए, आर्थिक गतिविधियां भी आवश्यक है, परंतु आज दुनिया के टॉप G7 देश सबकी ग्रोथ रेट निगेटिव में आ गई है। हाँ। आज 15 मई तक फ्रांस में लॉकडाउन है, इटली में 3 मई तक लॉकडाउन है, ब्रिटेन में भी लॉकडाउन बढ़ने की संभावना है। अब यदि हमें अपनी अर्थव्यवस्था की कम से कम जीवन रेखा तैयार रखनी है, चालू रखनी है, ये कहते हैं लाइफ लाइन को टाइम रखना है, तो उसके लिए बहुत जरूरी है कि जितने समय तक लॉकडाउन है बहुत कठोरता और निष्ठुरता के साथ किया जाए। और इसके लिए तो सुधांशु जी, मैं एक सवाल आपसे पूछना चाहती हूँ और दर्शक ये बात जानना चाहेंगे। राघव, मैं आपसे भी ये सवाल पूछना चाहती हूँ, लेकिन सुधांशु त्रिवेदी जी मैं आपसे इसलिए क्योंकि आप बीजेपी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, क्या ये संभव है कि 3 मई के बाद भी लॉकडाउन जारी रहे? देखिए, सरकार की अभी तक यह मंशा है कि 3 मई के बाद चीजों को क्रमबद्ध तरीके से खोला जाए, परंतु यह इस पर भी निर्भर करेगा। जैसे मैं ये कहना चाहता हूं, यदि 28 मार्च के आसपास तबलीगी जमात वाला प्रकरण नहीं हुआ होता, हाँ। तो हो सकता है कि जो ये 14 अप्रैल तक का लॉकडाउन था, इसके बाद कुछ चीजें ग्रेजुअली यानी क्रमशः खोलने की शुरुआत हो जाती। दुर्भाग्यवश ऐसी घटना हो गई। तो यदि हमारे सभी नागरिक यह सपोर्ट करते हैं ईमानदारी से, प्रतिबद्धता के साथ, कठोरता के साथ, और जो कुछ हो रहा है ऐसा कोई अप्रत्याशित घटना नहीं होती है, तो 3 मई के बाद कुछ सर्विसेज को चरणबद्ध तरीके से खोलने की प्रक्रिया शुरू होगी। चरणबद्ध तरीके से फेज वाइज जो है वो प्रक्रिया शुरू हो जाएगी देश को धीरे धीरे ट्रैक पर लाने की। राघव चड्ढा, आप अपनी बात रखें उससे पहले डॉक्टर टिक्कू जी, टेंशन इस बात की है, जो बात आज राघव बता रहे हैं, इससे पहले अरविंद केजरीवाल ने बताई कि अब तो लक्षण भी नहीं पता चल रहे हैं। ये तो बहुत खतरनाक है सर, कैसे डील करेंगे? फिर धीरे धीरे अब तो हम खुलने की कगार पर है ना, रियायतें आने लगी हैं, कैसे डील करेंगे? तो प्रॉब्लम है, आप जो स्टडीज अमेरिका में 25 to 50% केसेस वहां पर भी देखे गए थे एसिम्प्टोमेटिक है, और अभी तक हमें नहीं लगता था कि इतनी परसेंटेज है। बट आप देखिए महाराष्ट्र में, तमिलनाडु में भी कई ज्यादा परसेंटेज है ऐसे एसिम्प्टोमेटिक केसेस की। और अब आप दिल्ली में कल देखिए 186 में से 186, ये घबराने की बात है। और हमें इसके लिए रैंडम टेस्टिंग भी करनी होगी, स्पेशली ये क्लस्टर्स में जो रैंडम एंटीबॉडी टेस्ट है ये करनी होगी। एग्रेसिव टेस्टिंग इस टाइम पे देखिए ICMR अभी 30,000 टेस्ट कर रही है दिन की, आगे जाके 1 लाख टेस्ट होंगे। हमारे पास 200 लैब्स है। अभी अगर हम एग्रेसिवली टेस्टिंग नहीं करेंगे, ज्यादा टेस्ट, ज्यादा आइसोलेशन, ज्यादा ट्रेसिंग ऑफ कॉन्टैक्ट्स, क्वारंटाइन, ये जरूरी करना है। इसके बगैर बहुत मुश्किल होगी हमें इसको काबू करने के लिए। तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है इस टाइम पे एग्रेसिव काम। डॉक्टर टिक्कू, मैं ये आपका सवाल जो है रैंडम सैम्पलिंग का, ग्रुप में जाकर सैम्पलिंग करने का, मैं ये पूछूं उससे पहले मैं ये जानना चाहती हूँ कि आप सेटिस्फाइड हैं जिस तरीके से टेस्ट हो रहे हैं हिंदुस्तान में? देखिए, टेस्ट तो कुछ जगहों पर कम हो रहे हैं, कुछ जगहों पर ज्यादा हो रहे हैं। जहां पर कम हो रहे हैं बढ़ाने, बट ये नंबर्स पे डिपेंड करता है। जहां ज्यादा केसेस होंगे वहां ज्यादा टेस्टिंग होगी। अभी तक हमारे पास किट्स भी नहीं थी, अब हमारे पास कल तो किट्स आई है रैंडम एंटीबॉडी की। PCR की किट्स जो थी वो बाहर से आती थी, अब इंडिया में बनेगी। अब वो बोल रहे हैं कि 10 लाख किट्स बनेंगी 1 महीने में इंडिया में। तो देखिए, वो साउथ कोरिया की तरह हम लोग नहीं कर सकते हर किसी का टेस्ट, हमें अपनी प्रॉब्लम्स हैं, पॉपुलेशन है, पॉवर्टी है, किट्स नहीं थी हमारे पास, अब बनेंगी। अब मुझे लगता है बढ़ जाएंगी। दिल्ली में बढ़ाना चाहिए टेस्ट को, बढ़ा भी रही है गवर्नमेंट। महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा टेस्ट हो रहे हैं, अब बिहार में, वेस्ट बंगाल में नहीं हो रहे, वहां बढ़ाने चाहिए टेस्ट। रैपिड एंटीबॉडी टेस्ट जो है ये यूज होगा क्लस्टर्स में, ये कोई कंफर्मेटरी टेस्ट नहीं है, बट इससे पता चलता है कि इससे बेसिकली इवॉल्व कैसे हो रही है डिजीज और प्रिवेलेंस क्या है, कितने केसेस इम्यून है, तो वो लोग वापस काम पे जा सकते हैं। तो टेस्ट की अपनी एक लिमिटेशन होती है, बट टेस्ट ही एक तरीका है, जरिया है। अब एसिम्प्टोमेटिक केसेस को आप कैसे डायग्नोज करोगे? ये एक ही तरीका है कि आप इनको डायग्नोज करो और जल्दी से जल्दी इनको आइसोलेट करो, इनके कॉन्टैक्ट्स को आप ट्रेस करो और उनको क्वारंटीन करो। बट एट द सेम टाइम बाकी चीजें भी, लॉकडाउन का जो आप बोल रहे थे पालन करना है हमको एज सिटीजंस ऑफ द कंट्री, वी शुड डू इट टू द टी। पूरा 100% कंप्लायंस होनी चाहिए।
हमें कंप्लेसेंट नहीं होना है कि लॉकडाउन अब खत्म हो गया, बस अब नॉर्मल हो गया। और लॉकडाउन बंद करने के लिए भी कुछ पैरामीटर्स होते हैं, ये ऑल ऑफ अ सडन नहीं बंद होगा। हॉटस्पॉट्स कम होने चाहिए, केसेस कम होने चाहिए, आपकी मेडिकल फैसिलिटीज ठीक होनी चाहिए। मैं आपकी बात समझ रही हूँ, लेकिन उसके बावजूद देखिए, जैसे टेस्ट बहुत बड़े पैमाने पर करना हिंदुस्तान में असंभव है, वैसे ही एक एक शख्स को झकझोर कर ये बता देना कि देखो भाई, ऐसा ये कोरोना दिख नहीं रहा है पर ये बहुत खतरनाक है, और सिर्फ आपके लिए खतरनाक नहीं है, जिसके भी संपर्क में आया आप वो खतरनाक है, ये अभी तक हम नहीं बता पाए। मतलब मुझे नहीं लगता राघव चड्ढा हिस्ट्री में कभी ऐसा हुआ होगा कि पूरा हिंदुस्तान 40 दिनों के लिए ठप हो जाए, फिर भी लोगों को नहीं पता पड़ रहा है कि ये इतनी खतरनाक बीमारी है। आपने सही कहा, बल्कि मैं तो कहूंगा कि जब हमारे देश को जंग का सामना करना पड़ा, जब दुश्मन देशों से हमारी फौज ने जंग लड़ी, उस समय भी कभी भी देश इस प्रकार से लॉकडाउन की स्थिति में नहीं आया था। तमाम आर्थिक एक्टिविटी, तमाम सामाजिक एक्टिविटी तब भी नहीं रुकी थी। देश के कई कोनों में आर्थिक सामाजिक एक्टिविटी चलती रही थी। ये एक बहुत ही एक्स्ट्राऑर्डिनरी समय है जिससे हमारा देश और हमारा पूरे मैं कहूं विश्व गुजर रहा है, और हम सबको उसकी गंभीरता समझनी चाहिए, उससे थोड़ा सा घबराना भी चाहिए, क्योंकि अगर हम थोड़ा सा घबराएंगे तभी हम सचेत रहेंगे, तभी हम जागरूक रहेंगे। वो जागरूकता और वो सचेतता बहुत ज्यादा जरूरी है। और दूसरी चीज, अभी आपने एक बड़ी अहम चीज की बात करी कि क्या ये 3 मई के बाद खुलेगा कि नहीं खुलेगा। हाँ। अनुमान लगाए जा रहे हैं कि चरणबद्ध तरीके से शायद खोला जाए। अभी आपने आपके जो शो का टाइटल भी है कि भाई लक्ष्मण रेखा है, रियायत देनी चाहिए नहीं देनी चाहिए। मैं इसमें बस इतनी बात जोड़ना चाहूंगा कि आप अगर देखें, दिल्ली में देश की 2% आबादी रहती है, लेकिन दिल्ली में देश के मुकाबले 12% कुल कोरोना के मामले सामने आए। 2% आबादी लेकिन मामले 12%। ये इसलिए भी हुआ क्योंकि दिल्ली सरकार ने जांच ज्यादा कराई, टेस्टिंग ज्यादा करी, और तमाम एक्सपर्ट्स का यह कहना है ज्यादा टेस्ट करो तो आपको पता लगेगा कि आप कहां खड़े हो, पानी में हो, खाई में हो, जमीन पर हो, कहां खड़े हो। अगर आप नहीं करोगे टेस्ट और आप ये बोलोगे कि हमारे यहाँ पे तो कोरोना का केस ही नहीं है, ये तो कुछ उस प्रकार हुआ रूबिका जी कि जिस राज्य में FIR दर्ज नहीं होती उस राज्य में कोई अपराध ही नहीं है। अपराधी नहीं, नो FIR इज इक्वल टू तो नो ऐसे क्राइम। में उन तमाम लोगों के लिए हमें तो स्ट्रिक्ट होना पड़ेगा राघव चड्ढा। और इसमें मुझे कहते हुए जरा भी हिचकिचाना नहीं चाहिए कि जो लोग अपने मोहल्लों में आने नहीं देते हैं, जिनको ये लगता है कि मोहल्ले में आए तो उठाकर ले जाएंगे, क्वारंटीन नहीं करने देते हैं, और खासकर ये कहते हैं कि नहीं नहीं इस बहाने मजहब पर कहीं ना कहीं हमला हो रहा है, उनको कैसे समझाया जाएगा। मैं सुधांशु जी आप ही का रुख करूंगी, एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, महज 2 मिनट का 3 मिनट का ये ब्रेक होने वाला है, लौटेंगे जल्दी। लेकिन क्या रियायत कोरोना को दावत है, और रियायत मिल भी जाती है तो आप खुद को रियायत नहीं दे सकते हैं, इस बात का ख्याल रखिएगा। एक ही सवाल और इस सवाल का जवाब देने के लिए खास मेहमान लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। सुधांशु त्रिवेदी जी, ब्रेक से पहले आपने कहा था इस मसले पर आप बात करेंगे कि उन लोगों को कैसे समझाया जाएगा, उन लोगों का क्या इलाज है जिनको ये लग रहा है कि कोरोना वायरस के से बचाने जो लोग आ रहे हैं वो बड़ा खतरा है कोरोना से। देखिए, भारत में एक तो बड़ी समस्या यह है कि हमारे यहाँ साक्षरता दर है 73%, यानी तकनीकी दृष्टि से 27% लोग तो बिल्कुल निरक्षर हैं। अब जो 73% लोग साक्षर है उसमें भी 1/3 ऐसे जो सिर्फ लिख पढ़ लेते हैं, बाकी उनको कोई बहुत समझ नहीं है। यानी आधी से ज्यादा जनसंख्या तो ऐसी है जो इन चीजों को समझाना एक अत्यंत कठिन काम है। अब यदि उसके साथ कोई धार्मिक मजहबी मामला जोड़ दिया जाए तो यह और भी बड़ी समस्या हो जाती है। जैसे मुस्लिम समाज में साक्षरता का प्रतिशत 57 है, यानी वहां 43% लोग निरक्षर हैं। अब यहां पे यदि कोई मजहबी बात किसी के दिमाग में भर दी जाए तो आप समझ सकते हैं कितना डेडली कॉम्बिनेशन हो जाता है। परंतु यह भी सामान्य बुद्धि से सोचना चाहिए कि अगर कोई ये सोचे कि डॉक्टर आ रहा है तो हमें कोरोना का इन्फेक्शन दे जाएगा, हमें कोरोना का इंजेक्शन लगाने आएगा, पहली बात तो ये विचार कैसे आ गया कि सरकार ऐसा सोच सकती है। और दूसरा, यदि कोई ये सोचे तो सरकार तो उसको उसी के रहमो करम पे छोड़ देती, जो होना है वो हो जाता। यदि इलाज कराने के लिए लोग आ रहे हैं, अपनी जान जोखिम में डाल के आ रहे हैं, उसके बाद इस ढंग की सोच, मैं देखिए कहूंगा इसको अन्यथा न लिया जाएगा। ये पिछले 7-8 महीनों से सीए के आंदोलन के दौरान अपने निहित राजनीतिक स्वार्थ में जिस प्रकार का भ्रम फैलाने का प्रयास किया गया ना, ये उसी मानसिकता का कहीं रेजिडुअल इफेक्ट है। ओके, 2 लाइन में जवाब दीजिए राघव चड्ढा, फिर मुझे ब्रेक लेना है। सरकार की कोई बात मत मानो, उसका रेजिडुअल इफेक्ट। हाँ, देखिए,
राजनीति से ऊपर उठकर बस इतना कहना चाहूंगा कि जो लोग भी इस प्रकार से डॉक्टर्स, नर्सेज और मेडिकल स्टाफ के साथ बर्ताव कर रहे हैं वो समाज के दुश्मन हैं। और इस समय यदि वास्तव में कोई भगवान के रूप में लोगों को बचाने की कोशिश कर रहा है और मैं कहूं अपनी जान को, अपने परिवार वालों की जान को जोखिम में डालकर समाज की सेवा कर रहा है, वो डॉक्टर है, उनके तो पांव धोकर चरण स्पर्श करना चाहिए, उनसे आशीर्वाद लेना चाहिए, ना कि इस प्रकार से उनसे बर्ताव करना चाहिए। जब जंग होती है तो हमारे फौजी वहां लड़ते हैं बॉर्डर पर। आज ये डॉक्टर और मेडिकल स्टाफ जो है ये अस्पतालों में कोरोना से लड़ रहे हैं, ये कोई फौज से कम नहीं है, ये महारथी हैं और इनका सम्मान करना चाहिए इनको। बल्कि हर सरकार का दायित्व बनता है उनकी रक्षा करें और मैं लौट कर उसी बात पर आऊंगी। और चूंकि मेरे पास वक्त नहीं है, वरना मैं चाहती क्लोजिंग कमेंट जो है डॉक्टर टिक्कू दे, लेकिन मुझे लगता है कि इसमें एक बात साफ तौर पर जो निकल कर आ रही है और मोटे अक्षरों में निकल कर आ रही है, सही और बुरे में आप कब फर्क कर पाते हैं? जब आप पढ़े लिखे होते हैं, जब वो टेम्परामेंट आप में होता है। और इस वक्त आप सबके सब लिटरेट तो कर नहीं सकते हैं या पढ़ा लिखा तो सकते नहीं है, लेकिन इतना जरूर कर सकते हैं कि जो भड़काने का काम हो रहा है उसे रोक दें। बहुत हद तक मदद होगी। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए।